Demand later bring me down to state Brazil President Michel in the newspaper interview on May 22.
चलो ये रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टॉपिक पे आ जाए, और थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है ये। फॉर्मूला इसमें कई सारे कंडीशंस हैं, 4-5, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस फॉर्म में होती है। ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसकी आप नॉर्मली मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे होते हो। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, नॉर्मली जब भी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही होती है तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो। फॉर्मूला क्या है, -b ± b² - 4ac / 2a। ठीक है, ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला है इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब इस फॉर्मूले में ये जो नंबर लिखा हुआ है रूट के अंदर, ये बड़ा क्रिटिकल नंबर हो जाता है। इसकी वजह यह है कि ये रूट के अंदर है, और रूट के अंदर हर किस्म का नंबर चल नहीं सकता। ठीक है, रूट के अंदर डिफरेंट नंबर्स पुट करने से डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं। यानी फॉर एग्जांपल, सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि लेट्स सपोज इस रूट के अंदर वाले कंपोनेंट की वैल्यू यानी b² - 4ac की वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो वो 0 से बड़ी हो। लेट्स सपोज कोई भी एक ऐसी वैल्यू आपने रूट के अंदर रखी हुई है जो कि 0 से बड़ी है। लेट्स सपोज 25। लेट्स सपोज b² - 4ac की जगह क्या लिखा हुआ है, 25। तो जब आप 25 का रूट करोगे तो एक बार आंसर आएगा +5 और एक बार आंसर आएगा -5। एक बार वो +5 - b/2a के साथ सॉल्व होगा, और एक बार -5 - b/2a के साथ सॉल्व होगा। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी। जाहिर है आपने एक मरतबा +5 के साथ सॉल्व किया, एक बार -5 के साथ सॉल्व किया, तो x की आपके पास कितनी वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी। इन वैल्यूज ऑफ x को हम कहते हैं रूट्स। ठीक है, इन वैल्यूज ऑफ x को यानी इन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, रूट्स। और ये जो दोनों वैल्यूज ऑफ x आएंगी आपके पास, सबसे पहली बात तो ये दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, रियल होंगी। रियल का मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हो, यानी वो नेगेटिव में भी हो सकती है x की वैल्यू, वो पॉजिटिव में भी हो सकती है, x की वैल्यू 0 भी आ सकती है, फ्रैक्शंस में भी आ सकती है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है, लेकिन आएंगी कितनी, दो वैल्यूज आएंगी, और वो दोनों वैल्यूज रियल होंगी, और दोनों वैल्यूज एक दूसरे से क्या होंगी, बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। लेट्स सपोज x की एक वैल्यू 4 आ रही है तो दूसरी वैल्यू 4 के अलावा कुछ भी आ रही हो, 3.8 आ रही हो, 2.7 आ रही हो, 9.2 आ रही हो, -18.6 आ रही हो, कुछ भी आ रही हो। ठीक है, पर दोनों वैल्यूज क्या होंगी, एक दूसरे से क्या होंगी, बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, पहली सिचुएशन ये होती है। दूसरी इस बात की इंटरप्रिटेशन ये होती है कि जब मैं x की वैल्यूज बोल रहा हूं कि दो वैल्यूज ऑफ x आएंगी, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। किस चीज के 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, अभी बता देता हूं। 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स या दो वैल्यूज ऑफ x का मतलब दो सॉल्यूशंस या दो रूट्स या 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स। 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, इसका जो कर्व होता है ये आपके x एक्सिस को 2 मरतबा कट कर रहा होगा। 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स का मतलब ये होता है, यानी ये सिचुएशन भी हो सकती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व ना थोड़ा ऑपोजिट भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पैराबोला, आपके पास इस तरह की इक्वेशन के दो किस्म के पैराबोलास बनते हैं। या तो एक ऐसा पैराबोला जो नीचे की तरफ जाके टर्न हो रहा हो, या फिर एक ऐसा पैराबोला जो कि ऊपर की तरफ जाके टर्न हो रहा हो। इधर वे मैं दोनों पैराबोलास में आपको दिखाना ये चाह रहा हूं कि आपका पैराबोला आपके एक्स एक्सिस को कितनी मरतबा कट कर रहा होगा, 2 मरतबा कट कर रहा होगा, जब भी b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, 2 मरतबा कट कर रहा होगा आपकी लाइन को या आपके एक्स एक्सिस को। तो ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, ये मतलब ये कंडीशंस का मतलब ये होता है कि इनमें से कोई भी बात वो आपको दे देता है और आपको डिसाइड करना होता है कि b² - 4ac की वैल्यू क्या हो। कोई भी एक हिंट वो आपको दे देगा। लेट्स सपोज उसने हिंट दे दी 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स,
तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर इस रूट के अंदर वाले कंपोनेंट की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी ना हो पर एग्जैक्टली 0, यानी रूट के अंदर जो कंपोनेंट लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी ना हो बल्कि क्या हो, एग्जैक्टली 0। तो जब रूट के अंदर आप 0 आ जाएगा ना, तो 0 का रूट जब आप करोगे तो वो खुलेगा प्लस माइनस 0, और प्लस 0 एक बार माइनस बी अपॉन 2a के साथ सॉल्व होगा, और एक बार माइनस 0 माइनस बी अपॉन 2a के साथ सॉल्व होगा। तो आपकी x की तो दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन दोनों वैल्यूज बिल्कुल एक दूसरे से क्या होंगी, बराबर होंगी, इनमें कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपने प्लस 0 के साथ सॉल्व किया और एक बार आपने माइनस 0 के साथ सॉल्व किया, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, अगर आप ये कहना ये चाह रहे हो कि रूट्स मेरे दो होंगे, यानी एक्स की वैल्यूज मेरी दो आएंगी, तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि एक्स की वैल्यूज दो आएंगी, लेकिन वो दोनों वैल्यूज ऑफ एक्स एक दूसरे से डिस्टिंक्ट नहीं होंगी, बल्कि क्या होंगी, सेम होंगी, इक्वल होंगी। और टेक्निकली इस बात का मतलब ये होता है कि अगर आप एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और आप x की इज इक्वल्स टू 2 मरतबा लिख रहे हो, लेकिन वो दोनों वैल्यूज बराबर लिख रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की टेक्निकली सिर्फ एक ही वैल्यू है। मतलब आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी, x की वैल्यू 4 आई, ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू ऑफ x की वो भी 4 आई, तो आप बोलोगे यार ये 4 दोनों मरतबा होने का मतलब क्या है कि यार दोनों वैल्यूज बराबर है, तो टेक्निकली तो एक ही वैल्यू हुई ना x की। तो इसको हम बोलते हैं वन इंटरसेक्शन पॉइंट। वन इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब ये है कि आपका जो पैराबोला होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, वो आपके एक्स एक्सिस को एक मर्तबा कट करेगा, दो मर्तबा नहीं कट करेगा। और एक्स एक्सिस को एक मर्तबा वो कैसे कट करेगा, वो एक्स एक्सिस को बस छू के निकल जाएगा ऐसे, या वो ऐसे भी हो सकता है, वो एक्स एक्सिस को बस छू के निकल जाएगा ऐसे। और इस सिचुएशन को मैथ्स में क्या कहते हैं, यानी जब आपके पास एक कर्व एक लाइन को बस टच करके निकल जाए, तो इस सिचुएशन को मैथ्स में क्या कहते हैं, टेंजेंट। यानी एक तीसरी हिंट भी मैंने आपको बता दी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 के लिए, कि वहां पे वो बोलेगा टेंजेंट की बात करेगा, टेंजेंट का नाम लेगा वो, या वन इंटरसेक्शन पॉइंट बोलेगा, या रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोलेगा, या इस तरह से कोई ग्राफ बना के दे देगा। जब भी इन पांचों बातों में से कोई सी भी एक बात आपको दिख जाए, तो आपने बोलना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। तीसरी कंडीशन देख लो, आखिरी कंडीशन, वो क्या है, आखिरी कंडीशन आपके पास क्या है, आखिरी कंडीशन ये है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी। ये आखिरी कंडीशन। नेगेटिव में होने का मतलब क्या है, यानी आप ये बोल रहे हो रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई होगी। अब रूट के अंदर आपको नेगेटिव वैल्यू लिखनी है, आप लिख तो दें, लेकिन वो रूट नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व नहीं करता। ठीक है, आप कैलकुलेटर में अंडर रूट के अंदर -7 लिख के वो एरर दे देगा आपको, रूट नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व नहीं करता। तो जब ये रूट नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व ही नहीं करेगा, तो आगे की सॉल्विंग कैसे होगी, नहीं हो सकती, यानी आगे एक्स की वैल्यू आ ही नहीं सकती। जब यही पार्ट सॉल्व नहीं होगा तो आगे क्या सॉल्व होगा, आगे कुछ भी नहीं सॉल्व होगा। तो यानी आप ये कहोगे इस सिचुएशन में कि इस सिचुएशन में जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव में होगी, तो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी ही नहीं। यानी आप ये बोलोगे कि रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। आप ये बोलोगे कि रूट्स किस किस्म के हैं, रूट्स आपके पास रियल नहीं है, ये बोलोगे आप। और जो चीज रियल लाइफ में नहीं होती ना, जो चीज रियल लाइफ में नहीं होती वो कहाँ पे होती है फिर, कोई चीज रियल लाइफ में नहीं होती तो वो कहाँ पे होती है, वो फिर इमेजिनरी सिचुएशन में होती है। ठीक है, नॉट रियल का दूसरा मतलब ये होता है कि जो चीज रियल नहीं है उसको मैथ्स में हम क्या बोलते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये दूसरी हिंट हो गई। तीसरी हिंट, जब x की कोई वैल्यू ही नहीं आई तो नो इंटरसेक्शन पॉइंट। भाई जब दो वैल्यूज ऑफ x की बात हो रही थी तो मैंने बोला दो इंटरसेक्शन पॉइंट, जब एक वैल्यू ऑफ x की बात हो रही थी तो मैंने बोला वन इंटरसेक्शन पॉइंट। जब आप x की वैल्यू ही नहीं निकाल सकते तो आप बोलोगे कोई x इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है। इन इसका मतलब ये है कि आपका जो कर्व होगा ना, वो x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा।
इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं लाइज अबव एक्स एक्सिस। मतलब ये मैं आपको चौथी हिंट दे रहा हूं इस सिचुएशन की। 1 2 3 तो ये हो गई, चौथी हिंट ये रही। या फिर पैराबोला ऐसा भी हो सकता है। इस सिचुएशन को मैथ्स में क्या बोलते हैं? लाइज बिलो एक्स एक्सिस। ये मैंने आपको कौन सी हिंट दे दी भाई? 5वीं हिंट दे दी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब नेगेटिव होगी, ठीक है, तो आपके पास कर्व जो है वो लाइज अबव द एक्स एक्सिस लाई कर सकता है, या लाइज बिलो द एक्स एक्सिस भी लाई कर सकता है, या वो इस तरह की वर्ड में कोई बात कर दे। डायग्राम में बात करेगा तो इन दोनों बातों में से कोई बात कर देगा, या स्टेटमेंट में बात करेगा तो इन तीनों बातों में से कोई बात कर देगा। अब इसके सवाल देखने जरा। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आ जाए। बड़ा सन्नाटा लग रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात? सो तो नहीं रहे हो? पेज नंबर क्या है इस चैप्टर का? हाँ, अब देखो इसके सवाल कैसे होंगे। आपने ना सवाल को पढ़ के, अच्छा इसके सवाल की सबसे बेस्ट हिंट बताऊं कि इसका सवाल आ गया, मतलब 90% टाइम्स ना ये हिंट लग जाएगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का सवाल आ गया। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना कांस्टेंट घुसा हुआ हो, ठीक है, ये इसके सवालों की हिंट है। आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, उसमें क्या घुसा होगा? एक कांस्टेंट घुसा होगा, ठीक है, मतलब कंप्लीट नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है? के एक्स स्क्वायर, देख रहे हो कांस्टेंट घुस गया है के, प्लस आगे क्या है? 4x, प्लस आगे क्या है? 5 माइनस के। बोल रहा है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके किस किस्म के रूट्स हैं? हैज टू डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस। तो अब आप मुझे जरा ढूंढ के बताएं कि जो मैंने आपको 3 केसेस बताए, उसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस वाला केस, या डिस्टिंक्ट जैसा वर्ड कौन से केस में आ रहा था? केस नंबर 1 में, केस नंबर 2 में, या केस नंबर 3 में? कौन से केस में 2 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस करके कोई बात आ रही? कौन से वाले केस में? केस नंबर 1 में। और केस नंबर 1 क्या कहता है कि बी स्क्वायर, ये आपको हिंट दी है उसने, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के बारे में हिंट दी है कि उसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। अब सबको कोफिशिएंट्स कंपेयर करने आते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को b कहते हैं, और एक्स के बगैर जो टर्म लिखी हुई होती है उसको c कहते हैं। तो आप सब लोग मुझे ये बता सकते हैं कि इस गिवन इक्वेशन में b की वैल्यू क्या होगी? इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास b की वैल्यू क्या होगी? वो मुझे पुट करनी है ना यहाँ पर। 4 होगी, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बता सकते हो? a की वैल्यू क्या होगी? नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k, ठीक है, और c की वैल्यू क्या होगी? x के बगैर वाली टर्म जितनी भी है सब कुछ। कांस्टेंट टर्म क्या है? 5 माइनस k इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, जिसको अभी वेरी रिसेंटली हमने पढ़ा है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ये -4 इंटू के, -4 के, -4 के आगे वाले 5 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? -20 के। -4 इंटू के, -4 के, -4 के आगे वाले माइनस के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? +4k स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, मैं सोच रहा हूँ 4 से डिवाइड कर देता हूँ पहले, पूरी इनइक्वालिटी थोड़ी इजी हो जाएगी। 4 से डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा? k स्क्वायर। इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 5k, और इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 16/4 इज ग्रेटर देन 0/4 0 होता है। अब मैं मिडिल टर्म ब्रेक कर लेता हूँ। k स्क्वायर -4k माइनस के प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, k को कॉमन लिया, k -4 -1 को कॉमन लिया, k -4 इज ग्रेटर देन 0, एक फैक्टर बन गया k -4, दूसरा फैक्टर बन गया k -1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आपकी k की वैल्यू क्या आ जाएंगी? एक आ जाएगी 4 और एक क्या आ जाएगी? 1। केस कौन सा याद आ रहा है? ये काम करा है हमने। केस कौन सा है? ग्रेटर देन का। तो ग्रेटर देन में आंसर कैसे देते हैं?
k is greater than the larger value which is 4 और k is less than the smaller value which is 1. ये आंसर हो गया. k is greater than 4. IBA 5 वालों ने तो अभी वेरी रिसेंटली इनइक्वालिटीज की थी ना. क्या चीज, क्या बता दूं? पेज नंबर 61 पे. हो सकता है थोड़ा सा अलग हो आपके बुक में. रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, आप लोग ए लेवल्स के हैं? ए लेवल्स में पढ़ा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा है ए लेवल्स में? फंक्शंस में ना. हाँ, फंक्शंस में P1 में पढ़ा होगा ना. बस यही है ये. हाँ, तो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा. सही है, रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं. ठीक है, वैसे अभी तक मैं ना ये हिंट्स लिखवाई हैं. इसके जल्दी जल्दी तस्वीरें ले लो इसकी. ये हिंट्स जो होती है ना, ये हिंट से आइडिया लगाना होता है कि ये सिचुएशन क्या होगी. ठीक है, एक एक हिंट ये रही. ये सारी हिंट है. पहला एरो, दूसरा एरो और ग्राफिकल हिंट भी दी हुई है जी. दूसरी हिंट दिखा दूं. बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 की. बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0. ये वाली, ये पूरी है. ठीक है, अब आपको ना सवाल में ना, सवाल की इसकी पहचान कैसे होती है. अब लोगों को समझ नहीं आता है. असल में ये चैप्टर इतना कम आता है कि जब आता है ना तो पता भी नहीं चलता है इस चैप्टर से सवाल आ गया. ठीक है, तो इसमें, और लेकिन ये सवाल बड़ा इजी होता है. डुएबल क्वेश्चन होता है ये. ठीक है, तो इस सवाल की हिंट ये होती है कि इसमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डली भी होती है. उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना कांस्टेंट घुसा होता है. के, एम, एन, इस तरह के चीजें अननोन्स घुसे हुए. ठीक है, अब जैसे कि एक सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई. क्या बात की हुई है उसमें? बोला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0 भी होगा, लिखना नहीं है यहाँ पे. इज टेंजेंट टू एक्स एक्सिस. टेंजेंट का वर्ड कौन सी सिचुएशन में आ रहा था, ढूंढ के निकालो जरा. बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. टेंजेंट का वर्ड कौन सी सिचुएशन में आता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में. तो b की वैल्यू उठा के पुट कर दो. b की वैल्यू क्या है? x का कोफिशिएंट. x का कोफिशिएंट कितना होता है? k है स्क्वायर. माइनस 4, a की वैल्यू बताओ. x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1. अच्छा, c की वैल्यू बताएं. c की वैल्यू x के बगैर वाली टर्म जितनी भी है सब कुछ. हाँ, सिर्फ 3 नहीं, k प्लस 3 है ना, पूरी होगी ना ये. इज इक्वल्स टू क्या हो गया? सिंप्लीफाई कर लूं उसको. क्या हो गया? के स्क्वायर माइनस 4 इंटू के माइनस 4k माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे. के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 2k माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. के को कॉमन लिया, k माइनस 6 प्लस 2 को कॉमन लिया, k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो k की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी? इनइक्वालिटी नहीं, इक्वेशन है. k इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगी और k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? -2. ये आंसर हो गया. समझ गया बात को? क्वेश्चन नंबर 8 देखें. सवाल नंबर 8. इसमें कांस्टेंट नहीं घुसा हुआ. क्वेश्चन नंबर 8 में कांस्टेंट नहीं घुसा हुआ. परफेक्ट इक्वेशन है. क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. ये आपके पास इक्वेशन. इसको सॉल्व करने को बिल्कुल नहीं कहा इसने. इसने तो बोला है कि यार इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ना उनकी टाइप बताओ. आंसर ऑप्शन एप्पल बोल रहा है रियल एंड इक्वल टाइप होगी. बॉय बोल रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट टाइप होगी. कैट बोल रहा है कॉम्प्लेक्स टाइप होगी. डॉग बोल रहा है कुछ भी नहीं. कोई एक ना एक टाइप तो होती है. डॉग तो वैसे ही गलत होगी. ठीक है, खैर वो टाइप बताने के लिए ना आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू खुद से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आप निकाल सकते हो. पूरी इक्वेशन कंप्लीट है ना. ठीक है, तो b की वैल्यू बताएं 2 स्क्वायर एज इट इज. a की वैल्यू बताएं 1 और c की वैल्यू बताएं 3. सिंप्लीफाई करें. 4 हो गया -12 हो गया. 4 - 12 कितना होता है? -8. आंसर नेगेटिव में आ रहा है. तो वो जो मैंने आपको हिंट्स लिखवाई थी उसमें से कौन सी हिंट जो है वो वन ऑफ द आंसर ऑप्शंस है. बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है. पॉजिटिव में आती तो रियल एंड डिस्टिंक्ट आंसर हो जाता बॉय.
इक्वल टू 0 आती, यानी बिल्कुल 0 के बराबर आती, तो रियल एंड इक्वल आंसर हो जाता, आंसर ऑप्शन एप्पल। लेकिन नेगेटिव में आ रही है तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला थर्ड वाला केस। थर्ड वाले केस में मैंने कॉम्प्लेक्स का वर्ड लिखवाया था ना, ये वाले थर्ड वाले केस में ये कब होता है? जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो? लेस देन 0। और अभी आपके पास लेस देन 0 ही वैल्यू आ गई। समझ गए बात को? आगे चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, एक एग्जाम्पल सुन लो। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मैंने ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया मिडिल टर्म ब्रेक करके। मैंने x को कॉमन ले लिया, x प्लस 3, फिर मैंने पॉजिटिव 2 को कॉमन ले लिया, x प्लस 3। मेरे पास फाइनली जो x की वैल्यूज आ गई ना, वो क्या आ गई? -3, और दूसरी क्या आ गई? -2। इन वैल्यूज ऑफ x को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। यानी आपकी जो इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं, उसमें से एक रूट का नाम -3 है और दूसरे रूट का नाम क्या है? -2। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे सम ऑफ दीज टू रूट्स बताओ, तो आप क्या करोगे? -3 और -2 को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ऐसा ही है? क्या आ जाएगा आंसर? -5। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताओ, तो आप क्या करोगे? -3 और -2 को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। आंसर क्या आ जाएगा? 6। असल में ये जो सम ऑफ द रूट्स होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो भाई हमने ये बोला कि ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनको निकालने का ना फॉर्मूला होना चाहिए, यानी वन शॉट में आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम निकाल सको और वन शॉट में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट भी निकाल सको। ठीक है, तो अब आप समझ लें जरा फॉर्मूलाज। ठीक है, इतनी लंबी वर्किंग नहीं कर सकता ना मैं कि इक्वेशन सॉल्व करूं, फिर उनके रूट्स को देखूं, फिर उनको ऐड करूं, उनको मल्टीप्लाई करूं, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब आप कुछ फॉर्मूलाज लिखना शुरू करें। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हैज रूट्स, एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, अल्फा एंड बीटा। इसके रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे सम ऑफ द रूट्स बताओ, तो सम ऑफ द रूट्स का मतलब असल में क्या है कि मैं अल्फा और बीटा को ऐड करने को बोल रहा हूं। आप मत करिएगा, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, -b/a। अभी यूज करके दिखाता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताओ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब क्या है? मैं आपसे बोल रहा हूं अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा बताओ। आप मत निकालिएगा रूट्स की वैल्यू, सॉल्व मत करिएगा इक्वेशन को, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, -b/a सम ऑफ द रूट्स का होता है, c/a प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स बताओ, रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स का मतलब समझ रहे हो? ये जो अल्फा है, अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/अल्फा। और बीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/बीटा। इनका अगर मैं आपसे सम पूछ रहा हूं तो भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिएगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? -b/c। ये फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूं मैं आपको। और अगर मैं आपसे पूछूं प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स बताएं, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि मैं आपको बोल रहा हूं 1/अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो 1/बीटा से, तो भी आप मत करिएगा, आप उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है? a/c। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स के फॉर्मूले में ना खाली रेसिप्रोकेशन ही हो रही है। ठीक है, ये हैं आपके पास कुछ चंद बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इसमें सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला ये रहा, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला ये रहा। एक आखिरी फॉर्मूला इसमें क्या आता है? डिफरेंस ऑफ द रूट्स।
डिफरेंस ऑफ द रूट्स का मतलब क्या है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ, या फिर और बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू बताओ, एक ही बात है ना। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा, दोनों ही डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ये आपके पास फॉर्मूला किसका होता है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स का। याद कर ले, याद हो जाते हैं, 5 मिनट लगाए याद हो जाएंगे। नहीं होगी कंफ्यूजन, थोड़ा सा रट्टे मारने होते हैं, इंटर वालों ने तो याद किए होते हैं, यहाँ तक तो शायद याद करके आते हैं इंटर वाले, उनको पता होता है ये वाली दोनों फॉर्मूला से। ठीक है, ये उनके कोर्स में। ठीक है, आप थोड़ा सा और, आपको इंटर वालों को थोड़ा सा और याद करना पड़ेगा, कोई निशानी मशानी लगा के याद कर लो, क्योंकि बड़े फ्री के पॉइंट्स होते हैं, टक करके सवाल सॉल्व हो जाता है, बहुत इजीली सवाल सॉल्व हो जाता है अगर फॉर्मूला याद हो तो। करके दिखाऊं एक सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, समझाओ जरा, बोल क्या रहा है क्वेश्चन, बोल क्या रहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इज। आपसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला आपको आता है ना, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। पहले माइनस डाल दो, फॉर्मूले का माइनस, अब बी की वैल्यू देख के बताएं, अपनी इक्वेशन को देख के बताएं बी की वैल्यू क्या है, माइनस के है, अपॉन ए की वैल्यू देख के बताएं अपनी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, माइनस इंटू माइनस के कितना हो गया, पॉजिटिव के, आपका आंसर। कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करी। सवाल नंबर 19 पेपर में आया था, देखो सवाल नंबर 19, एक आपको इक्वेशन दी हुई है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ के। इक्वेशन कौन से वेरिएबल की फॉर्म में, किस वेरिएबल की फॉर्म में, के की फॉर्म में ना, तो के की वैल्यूज का सम पूछ रहा है, नहीं सम ऑफ द रूट्स पूछ रहा है, तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगा दो। बताओ सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस फॉर्मूले का, बी की वैल्यू कितनी है, -27 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3, पॉजिटिव 27 अपॉन 3 कितना हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सही है। एक और सवाल देखें, ये समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है इक्वेशन गिरी, इसके रूट्स का नाम उसने खुद रख दिया, क्या नाम रखा है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपसे पूछ रहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताओ, मतलब सम पूछ रहा है। सम किसका पूछ रहा है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स पूछ रहा है। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगा दें, क्या होता है, माइनस फॉर्मूले का, बी की वैल्यू बताओ कितनी है, बी की वैल्यू -4 अपॉन सी की वैल्यू बताओ कितनी है 5, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव 4 अपॉन 5 आंसर। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, ये वन लाइनर सॉल्यूशन होते हैं, इसमें वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पता होना टक करके आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस if the product of the reciprocal of the roots of the equation this is 5। भाई प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स की वैल्यू कितनी गिवन है 5, और प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू कितनी है 9, सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू एस एस एस, बेटा एस है ना, सी की वैल्यू तो एस है ना, कांस्टेंट। ठीक है, एक्स के बगैर वाली टर्म। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5s इज इक्वल्स टू 9, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 अपॉन 5, 1.8 लिखा हुआ है ना उसको, उसने एप्पल आंसर हो जाएगा। सही है, देखिए ये जो इक्वेशन थी ना 23 में, इसमें वेरिएबल x था। ठीक है, वेरिएबल s नहीं था, वेरिएबल क्या था x था। ठीक है, तो जो s हुआ ना वो x के बगैर वाली टर्म है, जो चीज x के बगैर वाली टर्म होगी वो आपका कांस्टेंट होगी। कहां पे, कहीं नहीं लिया, वो पूरी इक्वेशन k की फॉर्म में ही होगी, तो मैंने बोला वेरिएबल k होगा उसमें। जैसे सवाल नंबर 19 में इक्वेशन ही वेरिएबल ही k था, यहाँ पे सवाल नंबर 23 में वेरिएबल x है, तो a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू -17 है सवाल नंबर 23 में,
और सी की वैल्यू जो है ना वो एस है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। अच्छा, एक और चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 26, बल्कि 26 से बहुत अच्छा सवाल है 27। क्वेश्चन नंबर 27 जरा गौर करना, पूछ क्या रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछ रहा है, बोल रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m माइनस n। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब समझते हो, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है आंसर नेगेटिव में नहीं देना। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, आंसर नेगेटिव में नहीं देना। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m माइनस n if the roots of the given equation are m and n। बोला रूट्स का नाम हमने रख दिया है, रूट्स का नाम क्या रखा है, एक का नाम m है और दूसरे का नाम n है। तो और आपसे पूछ के रहा है m माइनस n बताओ, तो m माइनस n का मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है। हाँ भाई, डिफरेंस ऑफ द रूट्स पूछ रहा है ना। ठीक है, अगर m प्लस n बोलता मैं बोलता सम ऑफ द रूट्स पूछ रहा है, m मल्टीप्लाइड बाय n बोलता मैं बोलता प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछ रहा है, 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, 1 अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन n प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। वो पूछ रहा है m माइनस n पूछ रहा है या n माइनस m पूछ रहा है, दोनों सिचुएशंस में क्या पूछ रहा है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। तो लगा दें डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला। डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a होता है ना। तो b की वैल्यू क्या है आपके पास, b की वैल्यू -5 है उसका स्क्वायर, -4, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, और c की वैल्यू कितनी है 3 है, और नीचे क्या आता है अपॉन a, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। सिंप्लीफाई कर लो, 5 का स्क्वायर 25, 4 2 से 8, 8 3 से 24, 25 माइनस 24 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब माइनस में तो उसने देने को मना किया है, तो इसलिए आपको आंसर ऑप्शंस माइनस में नहीं दिखेंगे। ठीक है, आपका आंसर फाइनल 1/2 हो जाएगा, 1/2 को उसने 0.5 लिखा हुआ है, क्या आंसर हो गया। समझ गए, क्लियर हो गई बात। एक सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में उसने बोल दिया है कि अल्फा और बीटा रूट्स के नाम है। उसने बोल दिया, वो कुछ भी हो सकता है ऐसे, अल्फा और बीटा कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसने बोल दिया है कि अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स के नाम है। और आपसे वैल्यू, अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 में अगर बोलता है अल्फा और बीटा ये रूट्स के नाम है ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और मैं आपसे पूछता अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, सम ऑफ द रूट्स पूछ रहा हूँ। और अगर मैं आपसे पूछता अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा बताओ, प्रोडक्ट। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बताओ, सम ऑफ द रेसिप्रोकल। अगर आपसे पूछता है यार अल्फा माइनस बीटा बताओ, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक ऐसी चीज पूछ रहा है जिसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया ही नहीं, पता नहीं क्या पूछ रहा है, कुछ उल्टी सीधी चीज पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो जब कोई ऐसा सवाल आ जाए, देखिए फॉर्मूलाज तो आपको 5 ही याद करना है, वो उल्टी सीधी चीजें देता रहेगा। ठीक है, जब आप कोई ऐसी चीज पूछ ले, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपने याद ही नहीं किया हुआ, हर चीज का थोड़ी याद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मुलाज तो ड्राइव हो रहे होते हैं, ठीक है, उस ड्राइव कर लेते हैं बैठ के। ठीक है, कोई ऐसी चीज पूछ ले जिसका फॉर्मूला आपने नहीं याद किया हो, तो आपने इसी एक्सप्रेशन में कुछ मैन्युपुलेशन करके ना इसको उस शक्ल में लेके आना है जिसका फॉर्मूला आपको याद है। कुछ मैन्युपुलेशन हो रही है इसमें, कुछ कॉमन शॉमन कुछ आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा कॉमन है और बीटा कॉमन नहीं है क्या, एक अल्फा कॉमन है और एक बीटा कॉमन है। तो पहली टर्म के पास क्या बचा, अल्फा, और दूसरी टर्म के पास क्या बचा, बीटा। अब मुझे बताओ, अगर अल्फा और बीटा रूट्स के नाम है, तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हुआ। ठीक है, फॉर्मूला लिख दूं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला, माइनस बी, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। और अगर अल्फा और बीटा रूट्स के नाम है, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, सम, और सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। उठा के वैल्यू डाल दो, सी की वैल्यू क्या है आपकी इक्वेशन बताओ, सी की वैल्यू कितनी है आपकी गिवन इक्वेशन में, सी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू भी बता दें शाबाश 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, मैंने माइनस पहले ही डाल दिया, फिर से जरा मुझे बी की वैल्यू बताओ -4 अपॉन ए की वैल्यू बताओ 2, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो 5 ये +4 हो गया, 20 आ रहा है, शायद 5 आ रहा है आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ गए। तो कोई ऐसी चीज पूछे जिसका फॉर्मूला आपको याद ही नहीं है ना, तो आप ये जरूरी नहीं था ये लिखने का, बस अल्फा बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल के लिख दो, या सम ऑफ द रूट्स निकाल के लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखें जरा, नहीं 31 नहीं, क्वेश्चन नंबर 29 देखें, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में भी आपसे कोई ऐसी चीज पूछ रहा है ना जिसका फॉर्मूला मैंने आपको नहीं याद करवाया। क्या पूछ रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको ये आइडेंटिटी याद है ए प्लस बी होल स्क्वायर की? ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अलग से लिख लूं, सही है ना? ये देखें, आपको ये चीज पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है। लेकिन आप ये तो निकाल सकते हो ना, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ द रूट्स हो गया। तो सम ऑफ द रूट्स बताओ जरा कितना आ रहा है? सम ऑफ द रूट्स मैन्युअली निकालो, सम ऑफ द रूट्स अपनी गिवन इक्वेशन में से मैन्युअली सम ऑफ द रूट्स निकालने की कोशिश करो, -b/a का फॉर्मूला लगा के। +2 आएगा शायद, माइनस इंटू -4 +4/2, सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, ये छोड़ दो, ये तो चाहिए ना हमको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। अच्छा, ये 2 भी एज इट इज, अल्फा बीटा का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? C/A। C/A से आप मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बता दें जरा जल्दी से। 5/2, ये लो मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी लिख दिया, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कटा, ये प्लस का 5 उधर जाके 4 से माइनस हो जाएगा, और 4 - 5 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? -1। समझ गए बात को? ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 - 5। अभी फॉर्मुलाज याद नहीं है ना, जैसे ही फॉर्मुलाज याद होंगे टक टक सॉल्व हो जाता है, रटे में होंगे ना फॉर्मुला से, ये फटाफट सॉल्व हो जाता है बड़े आराम से। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब तक हमने इस चैप्टर में जितने भी सवाल किए ना, आप शुरू से देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक देख लें, हर सवाल में इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, खुद ही बनाना होगा, ऐसा नहीं, खुद ही बनाना होगा, बन रहा होगा, ऐसी कोई अजीब सी चीज नहीं देगा कि वो बन ही नहीं पाए। ठीक है, वो सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में जरूर आ रहा होगा। ठीक है, सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में जरूर आ रहा होगा, ऐसी कोई चीज नहीं देगा वो कि नहीं आ पाए। ठीक है, आपने बनाने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हर सवाल में इक्वेशन आपको गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है ना? लेकिन सवाल नंबर 31 से ऑनवर्ड्स ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आज की क्लास में शुरू में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0, यही बताया था। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और फॉर्म होती है, क्या होती है? x² - सम ऑफ द रूट्स टाइम्स x + प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स = 0। इससे भी मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूं, इसीलिए हम सम और प्रोडक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का डायरेक्ट ताल्लुक होता है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इनफैक्ट सिर्फ क्वाड्रेटिक ही नहीं, बल्कि क्यूबिकल इक्वेशन और आगे r⁴ वाली हर किस्म की इक्वेशन से। क्लियर हो गई बात? अब जरा मैं आपको एक सवाल देता हूं। ठीक है, अब आप सवाल देखिए जरा, एक बेसिक एग्जाम्पल के तौर पे एक अच्छा सवाल दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, सवाल ऑपोजिट हो गया क्वेश्चन नंबर 33 से। सवाल में अब आपसे इक्वेशन आपसे पूछ रहा है, आप मुझे रूट्स का नाम बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 में रूट्स का नाम क्या है? और 2α, एक का नाम अल्फा और दूसरे का नाम 2α। आप मुझे इनका सम बता सकते हैं कि अल्फा और 2α को ऐड करूं तो क्या बनेगा? अल्फा + 2α 3α। आप मुझे इसका प्रोडक्ट बता सकते हैं, अल्फा और 2α को मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? जो भी बनेगा, क्या बनेगा? 2α²। अब आप इक्वेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इक्वेशन का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है? x² फॉर्मूले का -b फॉर्मूले का, s मतलब सम ऑफ द रूट्स, वो कितना आया हुआ आपके पास? 3α। छाप दो, x एज इट इज प्लस एज इट इज, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास कितना आया हुआ है? 2α² = 0। ये आपके पास क्या बन गई? इक्वेशन। सही है, समझ गया बात? एक और करना चाहोगे? मैनुअली करने की कोशिश करेंगे भाई, जल्दी जल्दी थोड़ा सा ना। ठीक है, एक और दिखा देता हूँ मैं आपको, अच्छा सवाल।
क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में आपको रूट्स गिवन है, रूट्स के नाम पता है आपको, क्या नाम है? 4 एंड -7। तो आप मुझे सम ऑफ द रूट्स बता सकते हो, 4 और -7 को ऐड करने पे आता क्या है? -3। आप मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बता सकते हो, 4 और -7, -28। अब आप इक्वेशन बना सकते हो, x² माइनस बिल्कुल एज इट इज, s की वैल्यू कितनी है? -3, और x फॉर्मूले का प्लस p की वैल्यू कितनी है? -28 इज इक्वल टू 0 फॉर्मूले का। सिंप्लीफाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 3x, और प्लस माइनस कितना होता है? -28 इज इक्वल टू 0। आंसर हो गया आपका। ठीक है, इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, अभी इक्वेशन बनानी हो तो ऐसे बना लो। ठीक है, अच्छा रूट्स के ना बहुत सारे नाम होते हैं, सिनोनियम समझते हैं ना आप लोग? क्या होते हैं सिनोनिम्स? मतलब सेम होता है, वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। तो रूट्स के बहुत सारे नाम यूज करता है वो, रूट्स का नाम सॉल्यूशंस भी कहता है वो, मतलब किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस को रूट्स कहते हैं। आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम रूट्स का वो यूज करता है, एक्स इंटरसेप्ट्स। एक्स इंटरसेप्ट्स का मतलब भी क्या होता है? रूट्स होता है। ठीक है, और एक्स इंटरसेप्ट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिन पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, दुनिया में एक्स इंटरसेप्ट्स उन पॉइंट्स को कहते हैं जिन पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। रूट्स का एक और बड़ा कॉमन नाम वो यूज करता है, जीरोस ऑफ द फंक्शन। यानी कल को आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हो, आपसे सम ऑफ द रूट्स पूछा, आप फटाफट निकाल लेंगे, -b/a फॉर्मूला आके। लेकिन कल को मैं बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हो, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द फंक्शन पूछे, तो समझ जाना सम ऑफ द रूट्स ही पूछ रहा है। ठीक है, ये सारे रूट्स के कॉमन नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब रूट्स के नाम। ठीक है, सवाल नंबर 41 का है जरा, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या गिवन है आपको? जो दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक तो आपको इक्वेशन गिवन है वो भी कंप्लीट नहीं है, अजीब सी इक्वेशन है, लेकिन है क्वाड्रेटिक। द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन दिस आर 9,0 एंड -4,t। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये किस किस्म के कोऑर्डिनेट्स हैं? बड़े खास किस्म के कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके लिए खास नाम यूज किया। क्या नाम यूज किया इनके लिए? किस किस्म के कोऑर्डिनेट्स हैं? एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है भाई? ये क्या है बेसिकली? रूट्स। तो आप मुझे रूट्स बता सकते हैं? आपको सवाल में दो रूट्स गिवन है, एक्स की वैल्यूज। नहीं रूट्स, रूट्स का मतलब एक्स इंटरसेप्ट, वाई की वैल्यू नहीं बताया मुझे। तो रूट्स, पहला रूट क्या गिवन है आपको? 9, एंड दूसरा रूट दूसरे कोऑर्डिनेट पे ना बेटा, वो कितना है? -4। आप सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो, सिंपल ऐड करके। सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया? 9 और -4 को ऐड करोगे तो सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया? अरे जल्दी बताओ, 9 और -4 को ऐड करोगे, सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया? 5। अच्छा, आप इक्वेशन से भी सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो जो इक्वेशन गिवन है। मैं चाह रहा हूँ ना सी और डी को इंगेज करूँ ना, जब तक इंगेज नहीं करूंगा वैल्यू कहां से आएगी? ठीक है, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, शायद जल्दी से। -b/a। माइनस मैंने पहले ही डाल दिया। आप b की वैल्यू बता सकते हो अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? b की वैल्यू क्या है? -c है। ये हो गया -b/a। की वैल्यू बता सकते हो आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? a की वैल्यू क्या है? 8। ये आ जाएगी यहां से c की वैल्यू, माइनस माइनस पॉजिटिव c की वैल्यू क्या हो गई? 5 × 8 40। सही है। अच्छा, आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो। 9 और -4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? -36 शुड बी माय प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। बेसिक फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे c बता सकते हो कि c क्या है? d। और a क्या है? 8। तो d की वैल्यू भी आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई? आपसे डी की वैल्यू स्पेसिफिकली पूछी है क्या? डी की वैल्यू पूछी है? c/d पूछा है, डी तो नहीं पूछा ना। असल में बड़ा नंबर बड़ा हो रहा है ना मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मैं सोच रहा हूँ मल्टीप्लाई करूँ नहीं। कौन सा मुझसे पूछा है डी बताओ क्या है, यही छोड़ दूं उसको। ठीक है, तो आप आपसे पूछा क्या है? c/d ना, तो c की वैल्यू 40 है,
और डी की वैल्यू -36 इंटू 8 है, डिवाइड करके सॉल्व कर दूं, 8 1 जा 8 5 जा, आंसर कितना आ गया -5/36। ये आ गई सी अपॉन डी की वैल्यू। जो भी पूछा उसने, वो सी प्लस डी पूछेगा तो मैं ऐड कर दूंगा भाई, वो सी मल्टीप्लाइड बाय डी पूछेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसने सी अपॉन डी पूछा है, मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को, खुद ही कैंसिल आउट हो गया, सी अपॉन डी की वैल्यू आ गई। और क्या पूछ रहा है आपसे, टी। गौर करके बताओ टी की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है किस किस्म के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स इंटरसेप्ट्स, और एक्स इंटरसेप्ट्स में हमेशा वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। जैसे आपको दिख रहा है ना, पहले कोऑर्डिनेट में 9 के साथ दूसरा वाई क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। उस तरीके से जो दूसरा कोऑर्डिनेट -4 है तो वो भी एक्स इंटरसेप्ट, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन ने बोला है। तो नॉर्मल रैंडम कोऑर्डिनेट नहीं है, खास किस्म का कोऑर्डिनेट है एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट के हर कोऑर्डिनेट पे वाई की वैल्यू क्या होती है भाई, 0 होती है। समझ गया बात को? ठीक है, एक और देखें, इसी तरीके का और सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखें जरा क्या बोल रहा है। बोल रहा है द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय दिस। एक इक्वेशन दी है ना, उसमें कुछ भी नोन नहीं है, इतनी इनकम्प्लीट इक्वेशन है ना, अच्छी खासी इनकम्प्लीट इक्वेशन है। वेयर अल्फा एंड बीटा आर, भाई मैंने आपको अल्फा एंड बीटा रूट्स के नाम याद करवाए, यहाँ पे रूट्स का नाम अल्फा और बीटा नहीं है, इस बात को क्लियरली समझ लो, है ना। कहीं बोला हुआ है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, क्या बोला हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। ये नहीं आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा निकालो तो आपने सम ऑफ द रूट्स निकाल के दे दिया उसको, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इन द एक्स वाई प्लेन द ग्राफ ऑफ एफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स 1,0 एंड 3,0। रूट्स दिख गए आपको, रूट्स दिख गए। ये रूट्स क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स खास किस्म के कोऑर्डिनेट्स हैं। कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स इंटरसेप्ट। ये बात तो क्वेश्चन में बोली हुई है ना, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हाँ अच्छा ये बात तो सबको क्लियर है ना, डिफरेंस ऑफ द रूट्स नहीं पूछ रहा, सबको क्लियर है नहीं है। कहाँ बोला हुआ है अल्फा और बीटा रूट्स के नाम है, नहीं बोला हुआ ना। हाँ अगर कोई बोले अल्फा और बीटा रूट्स के नाम है, फिर पूछे बीटा माइनस अल्फा बताओ, तो मैं बोलूंगा डिफरेंस ऑफ द रूट्स पूछ रहा है। तो बोला अल्फा और बीटा एक कांस्टेंट्स घुसे हुए इक्वेशन में, ठीक है, ये नहीं बोला उसने कि अल्फा और बीटा रूट्स है। खैर आपको रूट्स के नाम तो पता है ना, क्या नाम है, एक का नाम पहले का 1 और दूसरे का, तो आप मुझे सम ऑफ द रूट्स बताओ ना, 1 और 3 का सम कितना होता है, 4। अब आप मुझे सम ऑफ द रूट्स फॉर्मूले से भी बताओ, वो मतलब जो आपके पास इक्वेशन गिवन है ना उससे भी बताओ। इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी की वैल्यू क्या है अल्फा अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, ये 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस भी उधर गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -4। लो भाई अल्फा तो आ गया आपके पास। अब दूसरी चीज आप क्या निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। खेलना सम और प्रोडक्ट से ही होता है, नहीं मांगा हुआ, ठीक है, लेकिन आप सम और प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करते हो, क्योंकि सम और प्रोडक्ट का डायरेक्ट ताल्लुक होता है। आप नहीं, मैं बोल रहा हूँ खेलना हमेशा सम और प्रोडक्ट से ही होता है। हाँ, सम ऑफ रेसिप्रोकल प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल से कोई फायदा नहीं, आप खेल लो उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन रेसिप्रोकल करके ऐड करने में टाइम लगेगा ना, इसलिए मैं नॉर्मली ऐड करके सम ऑफ द रूट्स का फॉर्म, आप किसी से भी फॉर्मूले से खोलो आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे इजीएस्ट कौन होता है, सम और प्रोडक्ट, डिफरेंस मुश्किल होता है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल में रेसिप्रोकेट करके ऐड करना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा फालतू में, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल में भी आपको रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे इजीएस्ट कौन होता है, सम और प्रोडक्ट, वरना खेलना आप जिस फॉर्म में से खेलना है खेलो, आंसर तो आपका घूम फिर के आएगा। खैर दूसरी चीज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लो, क्योंकि बड़े इजीली निकाल सकते हो आप। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है 3। अब आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फॉर्म में से इक्वेट कर दो, वो क्या होता है सी अपॉन है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है बीटा अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो बीटा की वैल्यू भी आ गई आपके पास, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब जो करना है अल्फा और बीटा के साथ वो कर ले आप, क्या करना है, बीटा माइनस अल्फा करना है 3, अब तो बड़े हो गए अब तो मैनुअली करो भाई, 3 माइनस -4, तो 3 + 4 कितना हो गया 7, आपका आंसर हो गया, क्या आंसर, समझ गए। एक स्टेटमेंट समझो, मैं पहले उसको मतलब इंग्लिश फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, उससे समझ नहीं आएगी तो समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ ax² plus bx plus c is equals to 0 has roots alpha and beta, then the equation with roots
1 upon alpha and 1 upon beta will be cx square plus bx plus a is equals to 0. ये बात समझ आई? मैंने बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स का नाम क्या है? अल्फा एंड बीटा. अगर आप इन रूट्स के नामों को रेसिप्रोकल कर दो, अगर आप इन रूट्स के नामों को क्या कर दो, ये क्या किया हुआ है मैंने, देख रहे हो 1 अपॉन अल्फा किया हुआ है ना, इन रूट्स के नामों को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी रेसिप्रोकेटेड रूट्स की इक्वेशन क्या होगी, ओरिजिनल इक्वेशन में ए और सी को स्वैप कर दें आप. सही है? मतलब एक इक्वेशन है, उसके रूट्स का नाम क्या है? अल्फा एंड बीटा. आपसे कोई ऐसी इक्वेशन पूछ रहा है जिसके रूट्स का नाम इन गिवन रूट्स के रेसिप्रोकल है, यानी क्या नाम है? 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा. तो रेसिप्रोकेटेड रूट्स की इक्वेशन क्या होगी? आपने ए और सी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें ए और सी की वैल्यूज को क्या कर देना है? स्वैप कर देना. समझ नहीं आई बात? अभी देखो क्वेश्चन नंबर 34 देखें, एक वन लाइन में आंसर दूंगा बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 34 ये देखो पेपर में आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? द इक्वेशन whose roots are reciprocal of the roots of the equation x square minus 6x plus 8 is equals to 0 is what? बोला ये आपके पास एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है. बोला इसके कुछ ना कुछ रूट्स होंगे. क्या होंगे आपको ये बात जानने की जरूरत नहीं. बोला एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स इस गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल हो. वैसी इक्वेशन बताओ. तो भाई वैसी इक्वेशन बनाने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ए की वैल्यू और सी की वैल्यू को स्वैप करके लिख देना. तो सी की वैल्यू किसकी जगह पे आ जाएगी? ए की जगह पे. और ए की वैल्यू किसकी जगह पे आ जाएगी? सी की जगह पे. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई? इक्वेशन बन जाएगी 8x स्क्वायर, इसको तो छेड़ना भी नहीं है, माइनस 6x और ए की वैल्यू तो 1 थी, प्लस 1 इक्वल्स टू 0. आंसर हो गया. क्लियर हो गई बात? देखो इस जैसा एक सवाल आया था पेपर में, क्वेश्चन नंबर 38 जैसा. क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा जरा. देखो थोड़ा सा मैनुअली करेंगे जरा. 38 छोड़ो पेंसिल जरा. क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0 आर 2 और 5. क्लियर है बात? बोल रहा है ये इक्वेशन है, इसके रूट्स का नाम क्या है? एक का नाम 2 है, दूसरे का नाम क्या है? 5 है. फिर क्या बोल रहा है? बोल रहा है देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. बोल रहा है एक और इक्वेशन दे दिया है मैंने आपको, इसके रूट्स क्या होंगे ये बताओ. लेकिन ये ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में कोई बात समझ आ रही है आपको? कुछ कनेक्शन समझ आ रहा है? ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में कुछ कनेक्शन समझ आ रहा है? क्या कनेक्शन समझ आ रहा है? ए और सी स्वैप हुए हैं ना, ठीक है. अल्फा जो सी की वैल्यू थी वो किसकी जगह पे आ गई? ए की जगह पे. और ए की जो ओरिजिनल वैल्यू 1 थी वो किसकी जगह पे चला गया? सी की जगह पे. ए और सी स्वैप हुए हैं, यानी जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे? ऊपर वाली इक्वेशन के जो भी रूट्स हैं उनका रेसिप्रोकल. यानी 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? हाँ, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है, ये लिखा हुआ है 1/2. और 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5 का रेसिप्रोकल 1/5. और 1/5 क्या होता है भाई? 0.2. ये लो आंसर ऑप्शन एप्पल करेक्ट हो गया. सही है. अच्छा एक आखिरी कंडीशन सुन लो. एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स जरा देखना कैसे हैं. हैज रूट्स अल्फा एंड 1/अल्फा, यानी एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल. समझ रहे हो? यानी आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी, मिडिल टर्म ब्रेक करी, एक एक्स की वैल्यू आई 3/4 और दूसरी एक्स की वैल्यू आई 4/3. ऐसे आ गई कोई, यानी एक वैल्यू दूसरे वैल्यू का क्या आई? रेसिप्रोकेटेड वैल्यूज आई. मतलब आपस में वैल्यूज एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. किसी दूसरी इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, इसी इक्वेशन की जो दो वैल्यूज आई हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या आई हैं? रेसिप्रोकल आई हैं. देन इन सच अ सिचुएशन, देन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वैल्यू ऑफ ए बराबर होती है किसके? वैल्यू ऑफ सी के. ठीक है? नहीं समझ आई बात? देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई है,
2mx² सही है प्लस 5x प्लस m-3 is equals to 0 has roots बीटा एंड 1/बीटा हैज रूट्स क्या रूट्स, एक का नाम क्या है बीटा और दूसरे का नाम क्या है 1/बीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। इस तरह की सिचुएशन में वैल्यू ऑफ ए जो होती है, जब भी इस तरह की इक्वेशन कोई आ जाए सामने, तो इस तरह की इक्वेशन में वैल्यू ऑफ ए जो होती है वो बराबर होती है किसके, वैल्यू ऑफ सी के। यानी आप क्या कर दोगे, 2m को बराबर रख दोगे किसके, वैल्यू ऑफ सी के। ठीक है, 2m माइनस 1m कितना हो गया 1m, m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -3। समझ गए बात। क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करो मैनुअली, लिख के नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर हो गया, बस उनको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, 42 में तो ऐसा कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। बोल रहा है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो इस तरह के सिचुएशंस में a की वैल्यू c के बराबर होती है। a की वैल्यू 5 है, इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है k है, तो 5 इज इक्वल्स टू k लिखेंगे तो k की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली आ गई 43 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 इसमें भी 5 ही आ रही है, वैसे इजी सवाल हो गया है। क्लियर हो गई बात। हाँ एक बार आ चुके CS के पेपर में आया ऐसे, हाँ एक ही बार आया। समझ गया बात। अब जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े उसको जरा सा खुद से कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करो। पहले डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन अप्लाई करो किसी एक सवाल में। कौन से सवाल में अप्लाई करोगे, कौन से सवाल में आप डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन अप्लाई करो, ये जरा सॉल्व करो। हाँ एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करो, इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपने, आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, ये वाला सवाल एक डिफरेंस ऑफ द रूट्स का भी दे दूं। डिफरेंस ऑफ द रूट्स का जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है √b² - 4ac/a। क्वेश्चन नंबर 24 सिंपल डिफरेंस ऑफ द रूट्स पूछ रहा है, वर्ड्स में, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में पूछ रहा है कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स दिया हुआ है। अच्छा डिफरेंस ऑफ द रूट्स दिया हुआ है, नहीं उसका फॉर्मूला खोल के इक्वेट करना है 4 से। फिर एक ये वाला सवाल जिसका फॉर्मूला मैंने आपको याद ही नहीं करवाया, जैसे कि सवाल नंबर 29 में नहीं था α² + β², हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, समर प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आते हैं किसी तरीके से। ठीक है, उस तरह से नंबर 28 करो। एक सवाल नंबर 32, इसमें मैंने आपको इक्वेशन बनाना सिखाई थी। इक्वेशन याद है, x² - sx + p = 0, यानी रूट्स को ऐड करते थे, रूट्स को मल्टीप्लाई करते थे, और जो उनसे सम और प्रोडक्ट जैसे ही आ जाता था उनसे इक्वेशन बनाना। ठीक है, ये रेसिप्रोकेटेड रूट्स का सवाल सॉल्व करो जिसमें a और c को स्वैप करना होता है 35। ठीक है जी, आप क्या पूछ रही थी बेटा। नहीं नहीं बेटा, किसी को कुछ नहीं पता होता ये क्या है। नहीं नहीं, IBA का पेपर तो मुश्किल होता है बेटा, कभी आसान हुआ ही नहीं आज तक नहीं। ठीक है, मुझे तो नहीं याद पड़ता कभी आसान पेपर आया, कभी नहीं होता। आप थोड़ा सा ये मतलब देखें, बहुत आसान पेपर आ जाएगा ना, बहुत आसान पेपर आ जाएगा, उसमें आपका कोई फायदा नहीं है, मैं तो बोलता हूँ उल्टा नुकसान हो जाता है। नहीं नहीं, प्रेशर नहीं, कट ऑफ बढ़ जाता है, कट ऑफ इंक्रीज होता है भाई। सभी के लिए आसान है ना, या आपके लिए आसान है। अगर बहुत मुश्किल पेपर आ जाए तो उसमें भी आपको कोई नुकसान नहीं है, सभी के लिए मुश्किल है भाई वो, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। ठीक है, फायदा आपका किस चीज में है, सिर्फ आपकी तैयारी में, आपने कितनी अच्छी तैयारी की है उसमें फायदा है। और ज्यादा सोचे नहीं IBA के पेपर के बारे में, कैसा पेपर आएगा, जैसा पेपर आएगा अटेम्प्ट करिएगा, कुछ नहीं, ज्यादा पहले से सोचेंगे ना फायदा नहीं होगा, प्रेशर में ही रहोगे आप। IQ के तो सवाल कराऊंगा ना, 40 सवाल मैंने निकाल लिए हैं कैंगरू के। ठीक है, अभी अनाउंस कर दूंगा आप लोगों की क्लास। ठीक है, ये सवाल करो जरा। ऐसा कोई IQ का पेपर नहीं आया, 4-5 सवाल IQ के पेपर पे आए, लोगों ने पता नहीं कहाँ सोशल मीडिया पे शोर मचा दिया क्या, अरे भाई इनको छोड़ देते यार,
अभी 2022 के राउंड 2 में कल मैंने रिक्रिएशन किया राउंड 2 की, 5 सवाल उसने कैंगरू से उठा के दिया। अरे भाई उन पे हाथ डालना थोड़ी होता, वो कैंगरू की सवाल है, भारी सवाल, उनका मैथ से कतई कोई ताल्लुक नहीं था, वो आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे, कोई ताल्लुक नहीं था उनका मैथ्स का। नहीं, आपने छोड़ देने थे वो सवाल, वो तो टाइम वेस्ट होते हैं कैंगरू के सवाल, और आए भी ग्रे कैंगरू से। ये कैंगरू अच्छा खासा भारी पेपर होता है, मतलब वो उसका नॉट, वो नेसेसरीली मैथ्स का सवाल ही नहीं होता वो, तो आईक्यू बेस है। ट्रीज प्लांट करने हैं आपने इधर उधर पता नहीं क्या क्या, एक यहाँ प्लांट करना है, एक यहाँ प्लांट करना है, कैसे प्लांट करेंगे वो आपका दिमाग जितना चल रहा है उस हिसाब से प्लांट करेंगे आप। पकड़ ली स्ट्रैटेजी तो कर जाओगे, नहीं कर पाओगे तो वो नहीं हो पाएगा सॉल्व। ठीक है, रिडल्स भी आई हैं एक दो, उनको छोड़ना होता है। भाई रिडल्स सॉल्व करने थोड़ी बैठे हो पेपर में, रिडल्स तो कितना टाइम खा जाएंगी, रिडल्स भी लोग सॉल्व करने बैठ गए। मैथ्स के पेपर में एक रिडल आई थी, लोग सॉल्व करने बैठ गए, छोड़ देते भाई उसको, पूरा पेपर बाकी 40 सवाल करो। वो तो देगा आपको अजीब अजीब से सवाल, वो तो देता है, दिखाना भी तो होता है उसको, थोड़ा सा शो ऑफ भी तो करेगा ना, वो कितने अच्छे सवाल दे रहा हूँ। बाकी भरे हुए फ्रैक्शंस का सवाल भरा हुआ है, ठीक है। मैंने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी सवाल देखा, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ट्रांसलेशन इंग्लिश टू मैथ के 4 सवाल थे, सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन बना के सॉल्व करनी थी, वो करने थे। ये करो जरा जल्दी से।
अच्छा भाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स देख लो, कॉम्प्लेक्स। अभी बताता हूँ 32। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली नेगेटिव रूट्स को सॉल्व करने के लिए इन्वेंट किए गए थे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि यार अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है 16, और अगर मैं -4 का स्क्वायर करता हूँ तो भी मेरे पास का आंसर क्या आता है 16। इसीलिए जब हम 16 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हम बाहर प्लस माइनस लगाते हैं। 16 का स्क्वायर रूट जब भी करते हैं तो बाहर क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनिशियली ये जो 16 बना है ये 4 का स्क्वायर होके बना है कि -4 का स्क्वायर होके बना है। ठीक है, तो इसलिए 16 का स्क्वायर रूट जो हम कोड करते हैं वो क्या कोड करते हैं, +-4। अगर आपके पास एक नंबर लगा हुआ है √25, तो √25 तो 5 का स्क्वायर करके भी बनता है और -5 का स्क्वायर भी बनता है। ठीक है, इसलिए √25 का जो आंसर होना चाहिए वो +5 भी होना चाहिए और -5 भी होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम मैथमेटिशियंस के पास ये आई कि उन्हें एक बार निकालना पड़ा लेट्स सपोज -25 का स्क्वायर रूट। अब उन्होंने सोचा भाई 25 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कि हम हिस्ट्री में जाके सोचते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 25 होता है, तो याद आ जाएगा भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है और -5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री में जाके सोचें कि ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका स्क्वायर -25 होता है, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता। किसी भी नंबर का स्क्वायर -25 हो सकता है क्या? मतलब अगर मैं -5 का स्क्वायर भी करूं तो भी वो कितना होता है, वो +25 होता है। -25 तो किसी नंबर का स्क्वायर ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि -25 का फिर स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो भाई उन्होंने, उनके पास ये प्रॉब्लम आई तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को क्या किया, उन्होंने बोला यार ये प्रॉब्लम ये माइनस क्रिएट कर रहा है ना, इस माइनस को अलग कर दो। उन्होंने बोला कि √25 को हम -25 को हम लिख देते हैं √25 मल्टीप्लाइड बाय -1। कम से कम 25 के पास से तो हट गया ना। फिर उन्होंने बोला कि √25 और √-1 को हम अलग कर लेते हैं, ऐसे उन्होंने ब्रेक कर दिया उसको। ठीक है, √25 का आंसर क्या हो गया उनके पास, +-5। लेकिन यहाँ पे जब वो आए तो फिर वही मसला आ गया कि एक नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट उन्हें निकालना पड़ा। फिर वही स्टक हो गई ना आपकी इक्वेशन कि भाई नेगेटिव वैल्यू का तो स्क्वायर रूट निकल ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला भाई ये हद हो गई है, अब इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका कोई नाम रख लेते हैं। तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, आई, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में आयोटा बोलते हो। ठीक है, इस आई का मतलब एक इमेजिनरी वैल्यू है। ठीक है, हम इसको नहीं सिंप्लीफाई कर सकते। तो जब जब उन्होंने जहां जहां उन्हें √-1 दिखता था ना, रूट के अंदर -1 लगा होता दिखता था, वो वहां पे क्या लगा देते थे, एक आई। और -25 के स्क्वायर रूट का फुल फाइनल आंसर उनके पास क्या आ जाता था, +-5 आई या +-5 टाइम्स एन इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट याद करने को क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये याद करना है कि आई का बेसिकली मतलब ये होता है √-1। ठीक है, √-1 का क्या नाम रखा गया था, आई। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको याद करना है कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जस्ट -1। तीसरा कॉन्सेप्ट आपने याद करना है कि i⁴ की वैल्यू क्या होती है, जस्ट +1। ठीक है, ये तीन बातें अगर आपको याद हैं तो आप i⁴ एनी नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पावर 2 और 4 लगाई है ना, इसके अलावा भी पावर्स लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स सपोज आई के ऊपर कोई इवन पावर है, कोई भी इवन पावर है, कोई भी इवन पावर बता दो, कोई भी इवन नंबर बता दो। नहीं 2 तो बहुत छोटा हो गया, तो हमें पता है ना i² -1। कोई भी बड़ा नंबर बता दें कोई। ठीक है, इवन पावर बताइएगा, 8 बता रही है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लूं, लेट्स सपोज 84 ले लेते हैं। मतलब मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि कोई सी भी पावर आप निकाल सकते हैं, 84 एक इवन नंबर होता है।
ठीक है। लेट्स सपोज आई के ऊपर एक इवन पावर लगी हुई, तो जब भी आई के ऊपर एक इवन पावर लगी हुई ना, तो आपने उस इवन पावर से पूछना है कि तुम क्या 4 से डिवाइड होते हो कि नहीं होते। क्या पूछना है, किससे डिवाइड होते हो कि नहीं होते, 4 से। यानी ये जो 84 है, इससे पूछना है कि 84 डिविजिबल बाय 4 होता है कि नहीं होता। तो भाई बताओ 84 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, होता है। तो अगर वो इवन पावर डिविजिबल बाय 4 है तो आंसर आपके पास क्या होगा, +1। जी नहीं, 2 से पूछना ही नहीं आपने, ठीक है, 4 से ही पूछना। लेट्स सपोज आपके पास लिखी हुई है आई रेज टू दी पावर 122, अगेन एक इवन पावर है। आप इससे पूछोगे भाई तुम डिविजिबल बाय 4 हो कि नहीं हो, तो 122 ना 4 के टेबल में नहीं आता, तो उस सिचुएशन में आंसर क्या होगा, -1। ठीक है, यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आई रेज टू दी पावर इवन नंबर के 2 ही पॉसिबल आंसर्स हैं, या तो आंसर 1 आएगा या तो आंसर -1 आएगा, इसके अलावा कोई तीसरा आंसर नहीं आ सकता। लेट्स सपोज आई रेज टू दी पावर 100 लिखा हुआ है, अब 100 4 के टेबल में आता है, आता है, तो आंसर क्या हो गया, +1। लेकिन आई रेज टू दी पावर लेट्स सपोज 38 लिखा हुआ है, अब 38 4 के टेबल में आता है, 38 नहीं आता, 4 9 से 36 होता है, उसके बाद 4 10 से 40 हो जाता है। ठीक है, तो 38 4 के टेबल में नहीं आता, तो आंसर क्या होगा भाई, माइनस। ठीक है, क्लियर हो गई बात। हमेशा 4 के टेबल से चेक करना है, अगर वो पावर 4 के टेबल में आती है तो +1, नहीं आती तो -1। ठीक है, आप आई रेस टू दी पावर ऑड नंबर को समझ लो, लेकिन अगर आपको इवन नंबर आता है ना, तो फिर आप ऑड नंबर भी बड़ा आराम से कर सकते। कोई भी ऑड पावर बता दें, लेट्स सपोज आई रेस टू दी पावर 73 कर लेता हूँ, या 23 चले, 23 73 चले, 23 भी कर लेता हूँ। अब ऑड पावर को कैसे सॉल्व करना, जब भी आपके पास ऑड पावर आएगी आप उसको ब्रेक करोगे। कैसे ब्रेक करोगे, आई रेस टू दी पावर 1 इंटू आई रेस टू दी पावर रिमेनिंग में, यानी आई की पावर 1 में ब्रेक करना जरूरी है। ठीक है, कैसे ब्रेक करोगे, मतलब आई की पावर 105 है ना, तो मैं बोलूंगा आई की पावर 1 इंटू आई की पावर 104। ठीक है, आई की पावर 1 इंटू आई रेस टू दी पावर जो भी रिमेनिंग बच जाए। ठीक है, अब आई की पावर 1 को कभी नहीं छेड़ते, उसको कभी सिंप्लीफाई नहीं करते, मल्टीप्लाइड बाय, आगे क्या आ गई, ये इवन पावर आ गई, ऑड पावर आ गई, इवन पावर आ गई, नहीं बन जाएगी, इवन पावर हमेशा बनेगी, हर बार बनेगी, तो इवन पावर का रूल लगा देंगे यहाँ पे। इवन पावर का रूल क्या होता है, कि आप इससे पूछेंगे कि भाई तुम 4 से डिवाइड होते हो क्यों नहीं होते हो, तो ये होता है। ठीक है, तो इस आई रेज टू द पावर 72 का आंसर क्या होगा, 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाय आई आंसर क्या हो गया, आई। 1 मल्टीप्लाइड बाय आई एज अ वेरिएबल चल रहा है यहाँ पे, जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्स होता है ना, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय आई आंसर क्या हो गया, आई। ये क्या है, ऑड पावर है। जब ऑड पावर आएगी ब्रेक करोगे, आई रेस टू दी पावर 1 इंटू आई रेस टू दी पावर रिमेनिंग में। अब आई की पावर 1 को तो कभी नहीं छेड़ते, बाकी जो इवन पावर बच गई है, इससे पूछना पड़ेगा कि ये 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता, ये आता है, 22 4 के टेबल में नहीं आता, तो इसका आंसर क्या होगा, -1, और -1 मल्टीप्लाइड बाय आई, आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, -i। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आई रेस टू दी पावर ऑड नंबर के भी 2 ही पॉसिबल आंसर्स है, या तो आंसर आई होगा या आंसर क्या होगा, -i होगा, इसके अलावा कोई तीसरा आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या तो आई आया या तो -i है, इसके अलावा और कोई आंसर आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब एक सवाल देखें जरा, क्वेश्चन नंबर देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 पे आइएगा जरा। यहाँ पे आपके पास कुछ आई की पावर्स लिखी हुई है, आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आई रेस टू दी पावर इवन पावर है, इसको ब्रेक नहीं करेंगे, प्लस आई रेस टू दी पावर अगेन इवन पावर, इसको भी ब्रेक नहीं करेंगे,
माइनस आगे क्या लिखा हुआ आई रेज टू द पावर ऑड पावर, इसको ब्रेक करेंगे आई की पावर 1 इंटू आई की पावर जितनी भी बच जाए 66 बच जाएगी। आप सॉल्व करते हैं। ये क्या है, इवन पावर है, पर 4 से डिविजिबल है क्या, ये नहीं है 4 से डिविजिबल -1। ये क्या है, इवन पावर, 4 से डिविजिबल है 32, बिल्कुल है, तो ये क्या हो गया +1। अब अंदर सॉल्व करते हैं, आई को तो कभी नहीं छेड़ते, ठीक है। बाकी आपके पास कौन सी पावर है, ये इवन पावर है, पर 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो आई रेज़ टू पावर 66 का आंसर क्या हो गया -1। आप सिंप्लीफाई कर लो, -1 +1 कट गया, -1 इंटू आई कितना होता है -i, और -i बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर आपका फुल फाइनल आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आई। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने आपको बता दिया इमेजिनरी नंबर्स, आई मतलब एक इमेजिनरी वैल्यू, लेकिन इस चैप्टर में बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स है इसका नाम कॉन्सेप्ट का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो इस फॉर्म में होते हैं, उनमें एक पार्ट आई के बगैर होता है और उनका दूसरा पार्ट आई के साथ होता है। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनमें एक पार्ट विदाउट आई हो और दूसरा पार्ट आई के साथ हो, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इस नॉन आई वाले पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट, और इस आई वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। और एक ऐसा नंबर जो कि रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिल के बना हो, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और ये है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना ax² + bx + c, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, z = a + bi। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज है, एक ही प्रॉपर्टी है वैसे। ठीक है, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स सपोज मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं 3 + 4 आयोटा, तो एक चीज होती है z* से रिप्रेजेंट की जाती है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कुछ भी नहीं करना है आपने, आई वाले पार्ट का साइन चेंज करना है, आई वाला जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है, यानी क्या कर देना है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा। लेट्स सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -1/2 -7/3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सिर्फ आई वाले टर्म का आपने क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना। ठीक है, क्लियर हो गई बात, एक और बात समझ लो। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा है, तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होगा, a - b आयोटा। ऐसे ही है ना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम a + b आयोटा है, ठीक है, तो उसके कॉन्जुगेट का नाम क्या होगा, a - b आयोटा। अब एक प्रॉपर्टी समझो, जब कभी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किया, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर क्या आएगा, कुछ भी नहीं करना आपने, इसमें रियल पार्ट क्या है, ए, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस इमेजिनरी पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है ना यानी बी, उसका भी स्क्वायर करके ऐड कर दो। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 7 आयोटा, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 4 - 7 आयोटा से, कुछ भी नहीं करना, रियल पार्ट की वैल्यू क्या है 4, उसका स्क्वायर 16, प्लस इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट बताओ, जस्ट 7, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 49 + 16 कितना होता है 65, आई गायब हो जाए, ठीक है, यानी 3 + 4 आयोटा जो ऊपर लिखा हुआ है
वो जब अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा यानी 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 आपका आंसर क्या हो गया 25। सही है, ये एक प्रॉपर्टी है, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो ये आंसर आता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे सवाल देख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर पे सवाल कैसे होते हैं। एक सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखें, ये 3x लिखा हुआ है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, y माइनस 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर i लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 5 माइनस 2x प्लस 3y माइनस 8 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है i लिखा हुआ है। इसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है क्योंकि ये पार्ट रियल पार्ट है और ये जो i से मल्टीप्लाई होने वाला जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है। राइट हैंड साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, ये पार्ट रियल पार्ट है और जो i से मल्टीप्लाई होने वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर देना, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट क्या है, जस्ट द रियल पार्ट, और राइट हैंड साइड पे आपका रियल पार्ट क्या है 5 माइनस 2x, इनको इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल, माइनस का 2x उधर जाके प्लस 2x, 5x इज इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू क्या हो गई 1। अब आप इमेजिनरी पार्ट पे आ जाएं, लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये पूरी चीज, ठीक है। मैं सिर्फ कोफिशिएंट उठा रहा हूं क्योंकि यहां से भी आई उठाऊंगा यहां से भी आई उठाऊंगा, फायदा तो नहीं होगा ना, सिर्फ कोफिशिएंट उठा रहा हूं। आई का कोफिशिएंट क्या है, इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या है y माइनस 2 और राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या है 3y माइनस 8। इक्वेशन सॉल्व कर दो, प्लस का y उधर जाके माइनस y, माइनस का 8 प्लस 8 माइनस 2 6, y की वैल्यू क्या हो गई 6/2 3। सही है। पेपर का सवाल देखो, पेपर का सवाल क्या था, क्वेश्चन नंबर 73, इक्वेशन दी हुई आपको a माइनस बी आयोटा बराबर है किसके 12 प्लस ए आयोटा प्लस बी आयोटा। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से, फिर इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट्स को इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट्स से। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर रियल वैल्यू क्या है, आई के बगैर वाली वैल्यू ए, और तो कोई नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे, और कोई नहीं है। राइट हैंड साइड पे आई के बगैर वैल्यू कौन सी है 12, तो ए की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली आ गई। अब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट बता दो, सिर्फ कोफिशिएंट माइनस बी, और राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट बता दो, एक तो ए है और एक बी है। ठीक है, ये प्लस का भी उधर भेज दूं, बी के साथ हो जाएगा ना, प्लस बी उधर जाके माइनस बी, माइनस 2 भी हो गया ये, और इक्वल्स टू ए की वैल्यू तो आपको पता है, ए की वैल्यू कितनी है 12, और 12/-2 बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -6। तो अब आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई, आपको जो करना है कर लें। आपको क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, यानी 12 में प्लस करना है -6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा +6। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सही है ना भाई, यहां तक। बस रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट को इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट से इक्वेट कर दें, सॉल्व कर दें, आंसर दें। ठीक है, एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो आता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन याद है, सर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़ी थी, डिनोमिनेटर में रूट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे, सर्ट्स एंड इंडिसेस में हमने पढ़ी थी। वो सिर्फ मिस हिबा फातिमा i² इज इक्वल्स टू -1 लिखने का मतलब से वो बताना चाह रहा है कि यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, क्योंकि ओरिजिनल सवाल है ना बड़े क्लियरली डिफाइंड। ठीक है, बस बताना चाह रहा है कि यार मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल दे दिया है,
आई कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है एक्स की तरह या वाई की तरह या ए की तरह, बल्कि आई यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हाँ भाई, कभी कभार आपके पास ना कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, वो इस फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 68 है। अब आप बिल्कुल रिकॉल करके बताएं, मैंने आपको शुरू में बिल्कुल क्या बताया था कि आई की वैल्यू क्या होती है। बिल्कुल शुरू में आई की वैल्यू क्या बताई थी, मैथमेटिशियंस ने किस चीज का नाम आई रखा था, अंडर रूट -1। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट लगा हुआ है, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। आप नहीं बोला कि आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1, यानी आप भी कहना चाह रहे हो डिनोमिनेटर में अंडर रूट लगा हुआ है। तो डिनोमिनेटर में जब अंडर रूट होता है तो उसको सही कैसे करते हैं, हमने रैशनलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था सर्जन इंडिसिस में। उसमें हम करते क्या थे, हम ना ये रूट वाले कंपोनेंट, ये रूट है ना बेसिकली, ये रूट वाले कंपोनेंट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते थे, और इसी से क्या कर देते थे, डिवाइड भी कर देते थे सर्जन इंडिसिस में। यह काम यहाँ पे भी करना है आपने, इसको सही करने का तरीका है। ये गलत फॉर्म थी जो क्वेश्चन में गिवन थी, हम इसको सही करके सही फॉर्म में आंसर देंगे, वो मांग रहे सही फॉर्म। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करो, जैसे नॉर्मली वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करना है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया, 4। 1 मल्टीप्लाइड बाय 7i कितना हो गया, 7i। -i मल्टीप्लाइड बाय 4 -4i, और -i मल्टीप्लाइड बाय +7i कितना हो जाएगा, -7i²। डिनोमिनेटर में चले, लेकिन डिनोमिनेटर में मैं मल्टीप्लाई करूंगा ही नहीं। आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी आयोटा a प्लस बी आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने बोला था कैसे करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर ऐड कर दो, आई गायब हो जाता है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर 16, और इमेजिनरी पार्ट का जो भी कोएफिशिएंट है -7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, आई गायब हो जाए। न्यूमरेटर में कुछ सिंप्लीफिकेशन करना बाकी है। इस i² की वैल्यू क्या होती है, देखिए i की पावर 1 को नहीं छेड़ते, लेकिन i की पावर एनी अदर होगा उसको छेड़ेंगे आप। i² की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल शुरू में बताई थी, -1। तो ये -1 है, -1 मल्टीप्लाइड बाय -7 कितना हो गया, +7। ये +7 शुरू के 4 में एडअप होके कितना हो जाएगा, +7 + 4 11 हो गया। ये 7i - 4i अलजबरा की तरह लाइक टर्म्स हैं, ये क्या हो जाएगा 3i, और इनके नीचे आपके पास क्या लगा हुआ है 65। आंसर हो गया आपका। डिनोमिनेटर से देख रहे हो आप, आई गायब हो गया है, यानी रूट गायब। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्जन इंडिसिस में करते हैं। एक और देख लो, क्वेश्चन नंबर 67 देखो, ये देख रहे हो ये गलत फॉर्म है ना, क्वेश्चन नंबर 67 में जो फॉर्म गिवन है ये सही फॉर्म नहीं है ना। डिनोमिनेटर में आई क्या कर रहा है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई का मतलब रूट होता है, रूट ऑफ -1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज करके, आई वाले कंपोनेंट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, और आप मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करो। क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12 हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाय आई 6i हो गया, 7i मल्टीप्लाइड बाय 2 14i हो गया, 7i मल्टीप्लाइड बाय आई 7i² हो गया। और डिनोमिनेटर में तो मैं करूंगा ही नहीं मल्टीप्लाई, हमेशा आइडेंटिटी लगेगी किसकी, a माइनस बी आयोटा मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी आयोटा। क्या बताया था, रियल पार्ट का स्क्वायर करना, यानी a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है, यानी i का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 हो गया। न्यूमरेटर में कुछ सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, कंसिडरिंग के यहाँ पे एक i² है जिसकी वैल्यू क्या होती है -1। वो -1 इस 7 से मल्टीप्लाई होके इसको भी -7 कर गया, -7 प्लस शुरू वाला 12 कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 14 + 6i कितना हो गया 20 आयोटा, अपॉन नीचे आपके पास क्या बचा हुआ 5। इसने अलग अलग करके डिवाइड कर लिया बेसिकली ना, इसको 5/5 अलग कर लिया, आंसर ऑप्शंस में ना 20 आयोटा अपॉन 5 अलग कर लिया, तो 5/5 1 हो गया, और 20/5 4 आयोटा हो गया आपका आंसर। ये है रैशनलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मैं सिवा फातिमा समझ गया आप।
सही है, ठीक है। तो अब आप लोगों का एक ये चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से हो गया। अभी हमारे दो चैप्टर्स की क्वेरीज नहीं हुई है जो हमने क्लास में की, एक रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एक मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स। इसकी मैं सैटरडे को तरतीब बना रहा हूँ क्वेरीज की, ठीक है। लेकिन कल देखेंगे कि कल हम मीन मीडियन मोड कितना कवर कर सकते हैं, जैसे हो जाएगा इंशाल्लाह कल मीन मीडियन मोड, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क क्या, आज क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल और काउंटिंग टेक्निक्स और प्रोबेबिलिटी खत्म कर लिया IBA 5 वालों ने? आज आपका होमवर्क वही है, आप वही कंप्लीट करो पहले। इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल, काउंटिंग टेक्निक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा, क्वेरीज में फिर से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल, काउंटिंग टेक्निक्स एंड प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करो। कर लिया कंप्लीट तो फिर जो मिसलेनियस का है वो करो, फिर ये रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स करो, ठीक। मिसलेनियस कर लिया? हाँ नहीं, इक्वेशन पहले तो जो चीज है ना, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल और काउंटिंग टेक्निक्स एंड प्रोबेबिलिटी खत्म कर ले, ठीक है। नहीं, कल हम मीन मीडियन मोड करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? बेटा डाल दिए उन्होंने APGP की रिकॉर्डेड वीडियोस, ग्रुप पे डाल दिए ना शायद, अभी कुछ दिन पहले तो डाली नहीं उन्होंने। APGP की रिकॉर्डेड वीडियोस डाली तो है, IBA 5 में तो डाली है। APNGP के नाम से आ रहा है। आप कौन से बैच के हो? मिस्टर कुंदा, आप कौन से बैच के हो? मैंने डाल दी APGP की रिकॉर्डिंग, और वो पता नहीं इसमें कितना है। हमने APGP एक ही दिन में पढ़ा था या 2 दिनों में पढ़ा था? आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आ जाएगी इंशाल्लाह, कल आ जाएगी, ठीक है भाई। क्लियर हो गई बात?